देखिए, पहले तो मैं इस पूरी सोच के खिलाफ हूं कि आप बाहर से किसी को बुला के वो चाक को बता सकते हैं। बाहर से मैं उनको एक ये चीज जरूर बता सकता हूँ कि यार आप सीखें अपने निज़ाम से। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट कर रहा है पीएचडी कनाल्स के ऊपर, और वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकता था, तो ऑनलाइन इंटरव्यूज हुए और मैं उसके साथ इंटरव्यूज में बैठ गया। अब पाकिस्तान में आपकी जान पहचान होती है, तो मैंने जितने इरिगेशन के जानने करने वाले लोग थे उनसे उसके इंटरव्यूज कराए, और कई में मैं उसमें खुद बैठ गया। अब वो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क का सिविल सर्वेंट है, उसने कहा कि सर आपके तो जबरदस्त ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जानते हैं नीचे कि इरिगेशन सिस्टम कैसे चलता है। इतनी जबरदस्त उनकी इंसाइट्स थी। वो आपके ज़रूरी निज़ाम को, आबियाती निज़ाम को, नहरी निज़ाम को बेहतरीन समझते हैं, मुझसे कई गुना बेहतर समझते हैं। अगर मुझे बुलाएंगे SIFC में तो मैं उन्हें कहूंगा कि देखें, आप मेरी तरफ ना देखें, सिर्फ आप नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में आपके जो इरिगेशन के इदारे हैं उसमें जो चैंपियंस बैठे हैं, वो लोग जिनके पास अच्छी नॉलेज है, उनको आप करें। मैं आपको बताऊं, जो वियतनाम पे मेरा एक स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है और जो मैं सीख रहा हूँ उसमें बड़े फैसिनेटिंग है। वो कहता है कि यार जो वियतनाम के सिविल सर्वेंट्स हैं वो बिल्कुल, वो बांग्लादेशी बच्चा है, वो कहता है कि यार हमारे बांग्लादेश पाकिस्तान के सूट टाई पहने हुए, बड़े सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजी और शिवलिंग स्कॉलरशिप लिया हुआ बैठे हुए, वो बिल्कुल ही लगता है कि जैसे आपके रेड़ीबान हो, बिल्कुल सादा से और उस तरीके से बैठे हुए। लेकिन वो कर रहे हैं रिफॉर्म्स। क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि उनको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की जरूरत है, इसलिए कि वो अपने कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। तो आपके मिसाल के तौर पे अगर आपने नहरी निजाम को एक्सटेंड करना है, तो आपके सिस्टम के अंदर इतने जबरदस्त बैठे हुए हैं कि जो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपने उस नॉलेज को हार्नेस करना। अब आया बात उसकी तरफ जो यूनिवर्सिटीज का, यूनिवर्सिटीज तो में आप कह रहे हैं कि आप वुड यू से द सेम थिंग, इरिगेशन पे आप चले गए, मुझे बताइए आप वुड यू से द सेम थिंग अबाउट इकोनॉमिक्स? डू यू थिंक वी गॉट एडिक्वेट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इन द कंट्री कि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकें अच्छी? डू यू थिंक यू गॉट एडिक्वेट इकोनॉमिस्ट? जो आप माशाल्लाह आप ऑक्सफोर्ड में हैं, हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं वहाँ PhD करके आते हैं, MA करके आते हैं, सब कुछ करके आते हैं, फिर हमारी पॉलिसी ठीक नहीं बनती, हम क्या करें? देखिए, उसमें अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि हमारे यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी नहीं है। देखिए, अब मसलन टैक्स का निज़ाम है, उसमें आपके और मेरे दोस्त एहतशाम अहमद साहब दुनिया का बेस्ट टैक्स एक्सपर्ट है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी रिपोर्ट्स लिखी। वही मसाइल बार बार आइडेंटिफाई होते रहे। अभी यहाँ मजहर वसीम साहब हैं इसमें मैनचेस्टर में, उनकी मैंने प्रेजेंटेशन सुनी पिछले साल लम्स में। उन्होंने VAT टैक्सेस और उसके ऊपर बेहतरीन एनालिसिस दिया। मसला ये होता है कि अगेन फिर आई विल कम बैक टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि वो एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है इसका एसिमोग्लू का, वो उसका टाइटल है व्हाई डू इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस परसिस्ट। कि आपको पता है कि टैक्स का निज़ाम गलत है और गैर मुनसफाना है, और आप प्रोडक्टिव क्लासेस को ओवर टैक्स किए जा रहे हैं, सैलरीड क्लासेस को ओवर टैक्स किया, तो ये क्यों परसिस्ट करता है? वो इसलिए परसिस्ट करता है कि जो रिफॉर्म्स हैं, जो पॉलिसी मेकर है उसको पता है क्या रिफॉर्म करनी है, लेकिन उसको पता है कि अगर वो रिफॉर्म करेंगे तो उसके डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये जो एस्मोग्लू की ये जो इंसाइट है ना, कि द प्रॉब्लम्स ऑफ एफिशिएंसी कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। आप अगर एफिशिएंट टैक्स सिस्टम लेके आएंगे तो उसके सोसाइटी पे डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जो क्लासेस बेनिफिट कर रही है टैक्स एग्जेम्पशन से, वो उससे लूज करेंगे। चुनाचे इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस प्रोसेस करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि इकोनॉमिस्ट अच्छे नहीं है या हमारे पास अच्छी वो डिटेल्स नहीं है। वियतनाम के पास कौन से बहुत रॉकेट साइंस इकोनॉमिस्ट, और चाइना के पास। लेकिन इशू ये है कि जो रिफॉर्म करने वाले लोग हैं, मतलब आप ECC है, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पाकिस्तान की एपेक्स इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो देती है कि शुगर इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, किस सेक्टर को क्या जाएगा। कितनी रिसर्च कमिटीज हैं जो उसको फीड कर रही हैं, कितनी वेटिंग होती है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज या मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के थ्रू। आप ये रोते रहे जब आप पाइट के चेयरमैन थे कि भाई कहाँ है इनपुट, हमसे क्यों नहीं इनपुट ली जाती। उसकी इसलिए इनपुट नहीं ली जाती कि वो अगर आप प्रोफेशनल इनपुट लेंगे तो जो डिस्क्रेशनरी डिसीजन मेकिंग की स्पेस है पॉलिसी मेकर्स के पास, वो एकदम से रुक जाएगी। तो इसलिए इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस परसिस्ट करते हैं, क्योंकि समवेयर डाउन लेकिन ये बात तो बहुत पुरानी है, हम इकोनॉमिक्स 101 में सीखी थी ये, कि जी अगर कोई चेंज करेंगे तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो पहला चैप्टर ही था
उसके साथ ये था कि आप उनको फिर साइड पेमेंट दे दें वगैरह, दिस ऑल वेरी वेल नोन एंड अग्रीड। बट द रियल क्वेश्चन इज कि यार जो हमें फेस करना है वो ये है कि 78 years later we persist in the economic mess, 25 IMF programs where we've done nothing except deepen the problems, and we have gone backwards instead of forwards. Pakistan used to be far more modern, more market oriented when I was growing up than it is today. Okay? And despite all these big conferences and mashallah, lovely presentations, जो quite frankly मुझे तो नहीं अच्छी लगती, I don't see much logic in them. They seem to be repeating the stuff that is in the past. चलो मैं I'll play the devil's advocate. मैंने अभी स्टडी किया, मैं देखता हूँ ये लोग, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज, मैंने अभी रिसेंटली अभी डेटा मैंने इकट्ठा किया रेपेक जाके, आई जस्ट ट्राई टू crude analysis and I did it. हमारी 20% स्टडीज पॉवर्टी पे, another 22-23%, अब मुझे याद नहीं, मेरे सामने मुझे रखना चाहिए था, आर ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद जेंडर, ठीक है, वी डोंट स्टडी आवर ओन प्रॉब्लम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल थिंग कि हमारी एलीट कैप्चर जो है, एलीट कैप्चर क्या है, हमें कोई डिबेट नहीं इस पे। कॉलोनियल एलीट का कैप्चर क्या है, कोई नहीं है, हमारी कोई डिबेट नहीं है। हमारी पॉलिसी मेकिंग क्यों इतनी बुरी है, हमारा एनर्जी का प्रॉब्लम डीपली परसिस्ट कर रहा है, उस पर कोई डिबेट नहीं, क्योंकि डोनर्स गोरा फिर आ जाता है, वो हमें उस तरफ लगा देता है कि यार तुम जेंडर क्लाइमेट चेंज वगैरह करो, ठीक है। हमारे जो अपने प्रॉब्लम है, चले एग्रीकल्चर ले लें, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हमारी इतनी लो क्यों है, कोई नहीं इस पे जवाब आ रहा, ठीक है। हमारी एनर्जी का प्रॉब्लम जो है कि जिसने हमारे दुनिया की एनर्जी सबसे एक्सपेंसिव कर दी है, वी कीप लूजिंग मनी ऑन एनर्जी ऑल द टाइम, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई चीज नहीं है। हमारा रेगुलेटरी निज़ाम, जिसको मैं स्लज कहता हूँ, कि हमारा रेगुलेटरी निज़ाम ऐसा है कि वो जनाब माशाल्लाह दे आर मतलब इट्स कॉस्टिंग अस मल्टीपल्स ऑफ जीडीपी। हम अटेस्टेशन में पड़े रहते हैं, हम इधर पड़े रहते हैं, उधर पड़े रहते हैं, वो परमिशंस, एनओसीज और एफिडेविट्स वगैरह उसमें पड़े, पेपर इकट्ठा करते रहते हैं, वी डोंट डू वर्क। वो है हमारा टैक्स निज़ाम इतना पुराना हो गया, इतना गंदा हो गया, और इसमें बहुत इकोनॉमिस्ट का कसूर है, इतने अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। हमारा टैक्स निज़ाम यह है कि बिजली के बिल पे 13 टैक्सेस है, अदर टैक्स, सुपर टैक्स, इनकम पे 5 टैक्सेस है। आप कोई टैक्स की लिटरेचर पढ़े तो टैक्स की पॉलिसी तो सिंपल टैक्सेस पे होती है, वीएटी के निजाम अपना इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, कोई समझ ही नहीं आती। तो क्वाइट फ्रैंकली वेयर इज द डिबेट ऑन दिस एंड वेयर इज द थॉट ऑन दिस। जब मैं बरतानिया अमेरिका इनकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, देयर इज अ ह्यूज डिबेट ऑन रिफॉर्म। आप ले लें जो रेगन थैचर की रेवोल्यूशन थी, उससे पहले कितनी डिबेट हुई थी। आप ले लें जो अभी भी ट्रंप की जो रेवोल्यूशन है महंगा, देयर आर रियल इश्यूज दैट दे आर डिबेटिंग, चाहे इमिग्रेशन है, चाहे कुछ, वी डोंट लाइक दोस इश्यूज बट दे आर डिबेटिंग देम। वेयर आर द इश्यूज इन आवर इकोनॉमिक सोशल सिक्योरिटी, वो डिबेट करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या डिबेट है? जी देखिए, आपने बहुत आम इशू उठाया जो बुनियादी तौर पे किसी भी मुआशरे में डिबेट का जो कैनवस है हमारे यहाँ, वो बहुत जबरदस्त है, जिस तरह मैंने कहा, लेकिन काम नहीं आ रहा। अब आप देखें, 2 रिपोर्ट्स आई हैं, एक यूएनडीपी की रिपोर्ट आई कि इतने बिलियन सब्सिडीज जा रहे हैं, अगेन वो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस थी, उसमें उतनी प्रिसीजन नहीं है, लेकिन बहरहाल उसने डिबेट जनरेट की। अब ये आईएमएफ की रिपोर्ट थी, 2 दफा उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, दोनों दफा मैं डीसी गया हुआ था वॉशिंगटन में, और मैंने कहा आईएमएफ में लोगों को कि आपके प्रोग्राम से ज्यादा आपकी ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यू आर नॉट रियलाइजिंग कि मैं इजिप्ट को पढ़ता हूँ, मोरक्को को पढ़ता हूँ, वहां पे इतना ज्यादा डिबेट का कैनवस नहीं वसी। और अभी आईएमएफ के लोग दे आर स्टार्टल्ड एट द एक्सटेंट, जिस तरह की रिसेप्शन मिली रिपोर्ट में, क्योंकि लोगों में तड़प है, सुनना चाहते हैं। अच्छा, अब इस पे डिबेट क्यों नहीं हो रही, उसमें 2 चीजें आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया। एक तो आपने कहा डोनर्स का जो डिस्कोर्स है उसने साइड ट्रैक किया। बहुत सारे जो हमारे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं वो फिर कंसल्टेंसीज के बिजनेस में पढ़ के, और वो फिर जो भी फ्लेवर ऑफ द डे होता है उसमें ये हो जाता है, शिफ्ट हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में ये खास स्कीम के तहत गरीब ममालिक में जो डोनर्स का डिस्कोर्स है, वो लोगों को, उसका काम ही होता है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करें रियल मसाइल से। तो एक तो ये डेफिनेटली जो डोनर्स का एलिमेंट है वो भी इसमें है कि किस तरह की डिबेट्स के ऊपर, यानी किस तरह की स्टडीज के लिए पैसा था। दूसरा, लेकिन हमारी जो अपनी कमजोरी है कि वो हमारी जो इल्मी दरसगाहें हैं, देखिए ना, एक जमाने में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स था, या हमारे यहाँ भी चले पाइट का कोई ना कोई नुक्ता नजर था एक जमाने में, कराची में जो आपका AERC है। आपके जो लोकल इदारे हैं उनका काम है कि वो ओनरशिप लेके
और जिस तरह आपने फरमाया कि 260 यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें कहीं तो हो कि लोकल मसाइल को पढ़ा जाए। उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ना नदीम साहब, वो ये कि मैं जब भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, वो बाहर के पेपर्स पढ़ते हैं, उनकी मेथड्स भी यूज करना चाहते हैं, डेटा भी, लेकिन वो अपने कॉन्टेक्स्ट से दूर है। अब जिस तरह ये श्राइन का मैंने काम किया, ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से देखा जब मैं साउथ पंजाब में ट्रैवल किया, इधर ट्रैवल किया, और मैंने कहा यार ये कैसे मुमकिन है कि एक इलाका है जहां पे इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, इतना ज्यादा चंदा है, इतनी जमीनों पे कंट्रोल, इतनी पॉलिटिक्स में आते हैं, surely they must have had some impact on political economy of development। तो हमारा जो निजाम है ना, वो लोगों को अपने कॉन्टेक्स्ट से तोड़ रहा है। वो पास पास जो उनकी चीजें नजर आ रही है उसको नहीं देख पा रहे। अच्छा, दूसरी चीज जो उसमें वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है उसने डेटा को डिनाई किया। यहां भी डोनर्स का रोल आता है कि जो डेटा कलेक्ट होता है वो सिर्फ फॉरेन रिसर्चर्स को अवेलेबल है। वो जो जाके बाहर से डेटा ले लेते हैं या जो खुद कलेक्ट कर लेते हैं डेटा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के थ्रू, उनके पास डेटा। अब मैं ये कहता हूं कि नदीम साहब, ये मुल्क वो है कि जिसमें पिछले, आज की हुकूमत की बात नहीं और पीटीआई पीएमएलएन की हुकूमत, पिछले 10-15 सालों से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन कर रही है यहाँ, या स्टैग्नेंट मोर और लेस। उस मुल्क में जहां पे एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, ग्रोथ स्लो डाउन की बात हो रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के स्टैग्नेशन की बात हो रही है, उस मुल्क में सेंसस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इतनी देर से रिलीज होता है, कवरेज अच्छी नहीं है, पैनल डेटा नहीं है। आप टर्की में जाके देख लें, कल यहाँ पे मेरे पास एक टर्किश रिसर्चर आया, उनके पास 2005 से लेके अब तक एवरी फर्म, यूनिवर्सल फर्म, थाउजेंड्स ऑफ टर्किश फर्म्स का डेटा मौजूद है कि उनकी क्या आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट है, किस जगह है, और वो पैनल डेटा है। सो यू कुड एक्चुअली ट्रैक दैट। मैंने, आप जाके उनकी वेबसाइट से करें, वो डाउनलोड कर ले डेटा। दिल साहब थोड़ा सा एक मिनट में यहाँ आप ये, अगर मैं आपको ये क्लैरिटी से बता दूं कि ना डोनर्स ने इन्वेस्ट किया डेटा कैपेसिटी में, ना आपकी गवर्नमेंट्स ने किया। अगर सोचे एक लम्हे के लिए, थॉट एक्सपेरिमेंट बने, अगर आपके पास ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेटा एक पैनल डेटा की फॉर्म में मौजूद हो और 260 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को वो डेटा एक्सेसिबल हो, सिर्फ ऑक्सफोर्ड के अदील मलिक को ना हो, तो सोचेंगे कितने लोग थीसिस करेंगे, कितना डेटा उनके हाथ में आएगा। तो ये जो कलेक्टिव फेलियर है पॉलिसी मेकर्स और डोनर्स का भी, कि उन्होंने बड़ी बड़ी रिफॉर्म तो देखी, लेकिन सर पॉलिसी मैं आपके साथ डेटा पे थोड़ा इख्तिलाफ करता हूँ, ठीक है? इस पर पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। मेरा ख्याल में डेटा के पीछे बहुत लगा दिया गया है, क्योंकि आप लोगों के पेपर्स बन जाते हैं। मैं भी जब बच्चा था डेटा से पेपर्स बन जाते थे। डेटा हमें सिखाता कुछ नहीं। आई एम सॉरी। अगर आप देखें डेटा, अब आप मिसाल तौर पे देखें ना कि जब मैं बात करते थे यहाँ पे पाकिस्तान में, कहते हैं जी वो पुरानी जिम्मेदारियां रह गई, अब तो उसका कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, बट इट्स एन एम्पिरिकल क्लेम। मैंने जाके पैनल कलेक्ट किया फ्रॉम 1901 लिटरेसी पैनल, तहसील लेवल। आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, ऑल द वे टू 2011 तक वो पैनल आया और उसके थ्रू मैंने एक चीज एक डेमोन्स्ट्रेट की। अब आप अगर इंडस्ट्री है, कैसे आप पॉलिसी बनाएंगे अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि फर्म एंट्री एग्जिट रेट्स क्या हैं, किस सेक्टर से फर्म एग्जिट कर रही है, किस पे एंटर कर रही है, कहां पे इनोवेशन हो रही है। बेसिक डेटा आप पॉलिसी मेकिंग का क्रूशियल। मेरे पास बहुत डेटा पड़ा है, बहुत डेटा। आपके पास पैनल डेटा है फर्म्स का? कोई पैनल डेटा की जरूरत नहीं, हमें बहुत दूर है उससे। पैनल डेटा में क्या सिखाएगा? देखिए जी, पेपर बनाएगा ना, आपको पता चलता है ना कि कहां पे ट्रेंड्स हैं, कि किसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। हमें ट्रेंड की जरूरत है। हमें पता है, हमें सबसे बड़ा ट्रेंड पता है। हमारी ग्रोथ डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, हमारी इन्वेस्टमेंट डाउनवर्ड ट्रेंड पे, हमारी प्रोडक्टिविटी डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। हमें ये डेटा पता है, ठीक है? हमें ये डेटा पता है। हमें डेटा ये भी पता है हमारी प्रोटेक्शन कहाँ है। हमें ये भी पता है कि जनाब हमारे कैपिटल अक्यूमुलेशन बंद क्यों है। हमें रेगुलेशन का डेटा थोड़ा बहुत है, काफी है, ठीक है? अब ये जो है ना कि पैनल डेटा वगैरह, ठीक है, पेपर्स बन जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह, ग्रेट। अब जितने डिबेट पे कंट्रीब्यूट करेंगे, जिस डिबेट पे मैं आपको अभी डिबेट में बताता हूँ, 2 मिनट। आपने कहा यूएनडीपी ने अप्रूव किया 17%। क्या यूएनडीपी ने देखा पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं? हम लिख लिख के तंग आ गए। 17 बिलियन कुछ भी नहीं है। 17 बिलियन रख लें अपने पास भाई। जो असल कैप्चर है, जो असल चीज है, उसके ऊपर तो गौर कोई नहीं करता, जिसपे हम लिख लिख के तंग आ गए। बट एवरीबडी थिंक्स दैट ओ डेटा नहीं है, पैनल डेटा आ जाए, ये वो। जो आपके डाउनटाउन कैप्चर है बाय द ब्यूरोक्रेट्स एंड ठीक है ना, ये तो कोई नहीं उठाता। कि जी यूएनडीपी ने ये क्यों नहीं उठाया
$55 बिलियन का नुकसान है सिर्फ इस्लामाबाद में। हर शहर को मिला लें ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स। ठीक है, ये नहीं पकड़ते। आईएमएफ पे आ जाते हैं। आईएमएफ ने कहा जी बड़ा करप्शन वरप्शन सब कुछ है। तो भाई आईएमएफ भी जवाब देगा 25 प्रोग्राम में आप क्या कर रहे थे? अभी आपको ख्याल आया? अभी आपको ख्याल है 25 प्रोग्राम में? दूसरा आप कह रहे हैं कि जनाब टैक्स में बड़ा खराबी है। तो भाई टैक्स में खराबी किसने डाली है? हर प्रोग्राम में तो आप टैक्स हमारे बार बार नए लगवा देते हैं। तो अगर बार बार रैंडम टैक्सेशन लगवाएंगे तो क्या होगा? तो आईएमएफ एक्सेप्ट नो ब्लेम, डोनर्स एक्सेप्ट नो ब्लेम एट ऑल। जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जनाब इस वक्त कोई 3 प्रोग्राम्स कर चुका है ऑन टैक्स रिफॉर्म, जिसके अंदर वी गॉट $1 बिलियन के लोन्स हमारे ऊपर चढ़ चुके हैं। तो फिर भैया अगर ये एक सिचुएशन है तो आप बताएं क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा, पिफ्रा का एक प्रोग्राम था, आपको याद होगा, पिफ्रा ने किया था जो कि हमें बजट में ट्रांसपेरेंसी लानी थी। वो वर्ल्ड बैंक वगैरह ने 150 मिलियन का हमारे ऊपर लोन चढ़ा दिया है। वो पिफ्रा कहाँ गया भाई? उसका मेंशन ही नहीं कोई रिपोर्ट में। पिफ्रा क्यों नहीं चला? क्या हुआ? वो पिफ्रा ने 150 मिलियन गायब कर दिया है, कहाँ गया वो? ठीक है। तो इस तरह की 1000 चीजें हैं जो हमें पूछनी चाहिए। देखिए डोनर्स जो है ना, डोनर्स इस ये जो फेलियर है ना, इकोनॉमिक फेलियर, उसके पार्टनर्स हैं डोनर। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जो आईएमएफ प्रोग्राम है वो एग्जाम्पशंस भी देता है। अब देखें ना, इस वक्त उन्होंने कहा कि सब लोग अपने एसेट डिक्लेरेशंस करें, लेकिन जजेस को और मिलिट्री वालों को उन्होंने एग्जाम्पशन दे दी। इसी तरीके से जब जो आईएमएफ प्रोग्राम है वो लार्जर जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। देखिए ना, 3 पिछले आईएमएफ प्रोग्राम्स थे, तीनों में इमरान खान के जमाने में भी आर्मी चीफ ने क्रेडिट लिया, फिर इनकी शहबाज शरीफ साहब की भी उसमें। तो आर्मी चीफ क्यों क्रेडिट लेता है? क्योंकि उनको पता है कि वो पीछे स्टेट डिपार्टमेंट से बात करते हैं, जियो पोलिटिकल एक्सचेंज होती है। तो आईएमएफ प्रोग्राम इज ए 2 लेवल गेम। एक गेम प्ले कर रही है जो आईएमएफ की टेक्निकल स्टाफ टीम आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बात कर रही है, एक गेम है जो जियो पॉलिटिक्स के लेवल पे। तो उसमें और इसमें भी अब तो इंटरनेशनल फिर मुझे बताइए आपकी कि बात आती है। हम फिर इकोनॉमिस्ट जो है, व्हाई डोंट वी से डोनर कैप्चर? देखिए ना, Of course, पॉलिसी डोनर्स बनाते हैं, should do पॉलिसी that. डोनर्स Yes. बना, हम नहीं बनाते। आज भी मैंने ट्विटर पे लगाया था, जो वो एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा, तो मैंने ट्विटर पे लगा दिया था कि उसकी ट्वीट, और लिख दिया था कि उसने कहा कि जी इस वक्त 4-5 प्रोग्राम चल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का एक 10 ईयर प्रोग्राम चल रहा है, हमारा उड़ान जो फूक है उसमें कुछ भी नहीं है वो भी चल रहा है, आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है, यूएनडीपी का कुछ चल रहा है। मतलब 50 तो प्रोग्राम चल रहे होते हैं हमारे, हमारी तो से कोई नहीं होती बीच में। ठीक है ना? तो ये डोनर कैप्चर की हम बात करें। दूसरी हम ये बात करें कि इन लोगों को पूछे कि भाई तुम जब हम पे ब्लेम डालते हो, अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। आफ्टर यू वर इक्वल पार्टनर्स। अगर हम पार्टनर्स हैं तो फिर कोई सेल्फ क्रिटिसिज्म भी थोड़ा सा कर लो। सेल्फ क्रिटिसिज्म कोई नहीं करना। नंबर 2, अगर आप मुझे कहेंगे करप्शन जो है प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताइए, ये पाउलो मोरो से मेरी डिबेट होती थी कि मुझे बताइए, इज करप्शन द कॉज और इज गवर्नेंस द कॉज? आप करप्शन को तो कह देते हैं, बट करप्शन टू माय माइंड, आई लेट मी पुट इट दिस, नॉट टू माय माइंड, माय हाइपोथेसिस इज दैट करप्शन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ पुअर गवर्नेंस। I करप्शन द totally agree. बाय प्रोडक्ट ऑफ बैड It's रूल्स। a political and institutional problem. ठीक है देखिए ना? ना, तो आईएमएफ ने उसकी पॉलिटिकल वजह यह अपनी है कि रिपोर्ट में आपकी अपनी रिपोर्ट में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम की बात नहीं की। जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरह लेबनान को मैं स्टडी करता हूँ, लेबनान को, इराक को, अब पोस्ट यूएस इन्वेजन इराक बहुत ज्यादा करप्ट डोमेन है। हर रिपोर्ट कहती है बहुत करप्ट है, लेबनान भी कहता है करप्ट है। क्यों करप्ट है? वो करप्शन इसलिए नहीं है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस करप्ट कर रहे। दैट करप्शन इज एन इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, क्योंकि लेबनान में जो मुहस्ससा ताइफिया है जिसके तहत वो पावर एलोकेट करते हैं, ये क्रिश्चियंस को जा रही है, ये शिया को जा रही है, सुन्नी को जा रही है, वो जो पावर शेयरिंग सिस्टम है वो करप्शन की बुनियाद रखता है। हमारे यहाँ भी ये है कि जो करप्शन है वो उस हिस्टोरिक पावर सिस्टम के से एमिनेट कर रहा है, जिसमें आपको रेगुलेशंस चाहिए, जिसमें आपको शुगर इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि वो शुगर इंडस्ट्री के जो डॉन्स हैं वो हुकूमतें बनाने और गिराने में उनका हेल्प होती है। आपने एग्जाम्पशन फलां को भी देनी है, फलां को भी देनी है। ये सब चीजें जो है ये अल्टीमेटली फिर आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके साथ जुड़ी हुई चीजें। इससे पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए टेक्नोक्रेटिक इशू के यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे तो करप्शन कम हो जाएगी। तो आई एग्री विद यू कि हमारे यहाँ डोनर्स को भी आपको क्वेश्चन करना चाहिए। और इंटरनेशनली देखें, अब आप यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे, एक किताब है जो मैं आपके नाजरीन को, आपको भी मैं इनकरेज करूंगा कि पढ़ें। उसका नाम है द पॉन्ड स्टेट्स। ये
एक डिडैक कोराल्ट इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसकी किताब है, और वो कहता है कि यार ये स्टेट बिल्डिंग इन एन एरा ऑफ इंटरनेशनल The फाइनेंस। pawn states like PAWNED. जी। अब अच्छा वो अच्छा। जो द पॉन्ड स्टेट्स है, वो ये कहती है कि यार अक्सर जगह पे आपको, जब चार्ल्स टिली का मकूला था ना कि आपने वॉर्स मेक स्टेट्स एंड स्टेट्स मेक वॉर्स, कि जब एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है तो उसको टैक्स सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब आपके यहाँ अगर कोई एक एलिमेंट है जिसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए एक आदलाना टैक्स सिस्टम में, वो मिलिट्री इटसेल्फ है, क्योंकि वो कैसे नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करेगी कि अगर फिजिकली वायबल नहीं है स्टेट। लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसके सामने डोनर्स बैठे हुए हैं, वो उनको 3-3 साल का एक प्रोग्राम देते हैं। देखे ना, अब जब बाजवा साहब गए थे अमेरिका में, तो मेरे दोस्त वहां मौजूद थे, एकेडमिक है वहां पे, वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिकन एकेडमिक है। उन्होंने मुझे बताया कि जी स्टेट डिपार्टमेंट में जो बातचीत हुई उसमें स्टेट डिपार्टमेंट में उनको बताया गया कि भाई आप ये जो गवर्नमेंट की ट्रांजिशन भी हो रही है, इसमें यू हैव टू इंश्योर कि पाकिस्तान विल रिमेन ऑन द आईएमएफ प्रोग्राम। तो ये अमेरिकन इंटरनेशनल सिस्टम का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में रहे, और आपकी जो अशराफिया है, मिलिट्री अशराफिया होगी, और उसके जो हवारीन हैं वो गारंटर्स हैं कि यहाँ पे हमेशा आईएमएफ प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि यही उनकी उसी प्रोग्राम के थ्रू उनके इंसेंटिव्स गवर्न होते हैं। हर 3 साल के बाद एक आईएमएफ प्रोग्राम आता है। इंटरनेशनल सिस्टम ने ये एक डिसाइड कर लिया है कि इनको 3-4 साल के लिए पैसे मिलें, ये बस सरवाइव करें, मरे ना, लेकिन ये सिस्टम इसी तरह कंटिन्यू करे। तो इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। जिस तरह मैंने पॉन्ड स्टेट्स का जिक्र किया, ऐसी चीजें हमारी यूनिवर्सिटीज में लोग क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि उनके सामने तो ये बड़े एक प्रैक्टिकल अप्लाइड किस्म की ये इलिस्ट्रेशंस हैं। तो वो हमारे जो जामियात हैं उनमें ये चीजें तख्लीक की जानी चाहिए जो क्रिटिक पेश करें पावर स्ट्रक्चर की, डोमेस्टिक पावर स्ट्रक्चर की भी और इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर। हम्म हम्म। अच्छा ये बताइए कि ये तो मैं मान गया, पर ये बताइए कि हमारे जो लोग हैं बिल्कुल मान गया कि जी उनका इंसेंटिव नहीं काम करने का, पर मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे अब बेचारे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैंने तो अब उनको कहना शुरू कर दिया कि भाई ये सब्जेक्ट ना पढ़ो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं। वुड यू अग्री इस सब्जेक्ट में कोई फ्यूचर है? अगर वो पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे? उनका कोई रोल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में नहीं है। दूसरा, इकोनॉमिस्ट को कौन एम्प्लॉय कर रहा है पाकिस्तान में? अब बाहर चले जाओ तो चलो ठीक है, पर कितने लोग बाहर जा सकते हैं? 5-10 जा सकते हैं। तो मैं इतने लोग जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में उनको कहता हूँ भाई इकोनॉमिक्स पढ़ना छोड़ दो यार, कुछ काम की बात पढ़ो। आप वुड यू अग्री विद मी और डिसएग्री विद मी? आई वुड स्ट्रांगली डिसएग्री विद यू। देखिए, बताइए। एक आपसे जो मेरा इख्तलाफ है खास, वो ये कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, अच्छी डिबेट करते हैं, लेकिन सिनेसिज्म बहुत ले आते हैं डिबेट में। अब उसमें जो 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 एक हेल्दी सिनेसिज्म जरूरत है ऑफ कोर्स, लेकिन देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो आपको एक अंदाज देता है दुनिया को पढ़ने का। इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, उसमें आपकी जो बात है वो ये है कि नई तरह की इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, क्रिटिकल अप्रोच हो। मैं आपको अपनी जाती मिसाल देता हूँ। मैंने जब सर सैयद कॉलेज से टॉप किया और मैं कायद अज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था, तो हर बंदा अप्लाई करते हुए कहता था कि भाई मैं एमबीए के लिए अप्लाई कर। तो किसी ने मुझे कहा यार तुमने एमबीए के लिए नहीं अप्लाई किया, वो उसकी लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाना था, तुमने इकोनॉमिक्स में किया। मैंने कहा जी मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है। और मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो पीएचडी उन्होंने बाहर से की हुई, उनसे उन्होंने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो इकोनॉमिक्स, फलां बंदा है उसने इकोनॉमिक्स करके वो बेरोजगार बैठा है, यहाँ तो सिर्फ सिविल सर्विस या एमबीए का वो है, और यू आर बेसिकली स्टडिंग टू बी अनएम्प्लॉयड। तो मेरे वालिद ने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि यार अपनी एक्सेल करो अपनी फील्ड में, और फिर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए दरवाजे खोलती। तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी और समझा अपने लिहाज से। मेरी इकोनॉमिक्स पढ़ने की जो तड़प थी वो ये नहीं थी कि मैं एम्प्लॉयबल हो जाऊंगा, वो ये थी कि मैं अपनी आसपास चीजों को समझ पाऊंगा, सही और कह एक सिटी। तो मैं ये आपका जवाब ये दूंगा कि जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसमें स्टूडेंट्स को ये हो कि वो सिर्फ इसको एक स्किल के तौर पे ना देखें, लेकिन एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करें। अब मसलन आपने कहा पाकिस्तान में 260 यूनिवर्सिटीज हैं। अक्सर जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो जो प्रोफेसर्स भी हैं उनकी कोई डीप क्यूरियोसिटी नहीं है। देखिए जिस तरह मेरे दोस्त है को ऑथर है रेंचर मिर्जा, वो मुझे हर रोज सुबह फोन करता है कि मैंने फलां किताब पढ़ी है, अच्छा ये फलां मुझे जबरदस्त कोट मिला है, वो जो हम पेपर कर रहे हैं उसमें ये डायमेंशन निकली। यानी पीपल आर एब्जॉर्ब्ड इन देयर सब्जेक्ट। तो वो जो एक क्यूरियोसिटी है ना, वो अगर आपके पास नहीं है उस तरह की,
और एक सच्ची तड़प नहीं है आसपास निज़ाम को समझने की, तो चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ें चाहे एमबीए पढ़ें, वो फिर एक ही तरह की बात है, उसमें आप फेल, वो फिर आप एक तरह का टेक्नीशियन बन रहे। तो यू हैव टू ब्रिंग लव इन वट एवर यू आर डूइंग एंड ए जेन्युइन डिजायर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू। हम्म। अच्छा, तो लेट मी पुट इट दिस वे, कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि डेटा नहीं है, और डेटा वो क्या करते हैं कि एक रिग्रेशन रन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं, जो मैंने देखा था, आपको याद होगा जेपी का मेरा ख्याल 1980 समथिंग 6 या 7 का कोई पेपर था एक सनस्पॉट्स पे। उसने लिखा इसी वजह से था कि जी सनस्पॉट्स जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट कर देते हैं। सनस्पॉट्स इज अ ट्रूली रैंडम फिनोमेनन जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं। तो ही शोड इट टू से। उसके बाद लीमर का बड़ा अच्छा पेपर था, लेट्स टेक द कॉर्न आउट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। हाउ वुड यू रेट इकोनोमेट्रिक्स इन पाकिस्तान? हम बहुत इकोनोमेट्रिक्स की स्टडीज करते हैं, हमारे बहुत इकोनोमेट्रिशियन माशाल्लाह उनको काम आता है। आपको क्या लगता है उसके बारे में? वो लाखों डॉलर कौन देंगे? वो एक बड़ी फंडिंग एजेंसी देगी। तो ये इकोनॉमिक्स का एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज में अगर हम थोड़ा सा अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लें तो हम काफी आगे जा सकते हैं। वो ये है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्चेस भी करें, लोकल डेटा कलेक्ट करें। अब जिस तरह शंदाना मोहम्मद की किताब है बहुत अच्छी, डेमोक्रेसी अंडर इनइक्वालिटी, उन्होंने थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा भी कलेक्ट किया है, कुछ कंटेम्प्रेरी भी है, फील्ड में जाके उन्होंने काम किया, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने काम किया है सरगोदा में। हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ऐसी स्टडीज होनी चाहिए। कौन रोकता है कि वो जाए लोकल लेवल पे काम करे? किसी भी टॉपिक के ऊपर आप काम करना शुरू करें तो आपको रियलाइज होगा कि पाकिस्तान में इस पे काम ही नहीं है, किसी ने उसके ऊपर। अब जैसे शुगर इंडस्ट्री है, उसके ऊपर तो मल्टीपल पेपर्स होने चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा क्वांटिटेटिव डेटा सेट नहीं कलेक्ट कर सकते तो आपको इंट्रोड्यूस करें, अच्छी टेक्निक्स, रिगरस टेक्निक्स, क्वालिटेटिव मेथड्स की यूज करें टू स्टडी, तो उसकी बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। और वो डेटा सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा नहीं होना चाहिए, उसमें क्वालिटेटिव डेटा भी कलेक्ट करना, उसको उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी देखना, उसका बहुत बड़ा स्कोप है। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स में जब तक हम कोई नए डेटा सेट्स अपने स्टूडेंट्स को नहीं देते तो फिर वही गर्दान चलती रहेगी। कौन जो जहां से लोगों को डेटा मिला, ऑनलाइन मिला या कोई लोकल एक्सेस थोड़ी बहुत मिली, तो वो इट डजंट प्रोड्यूस नॉवल आइडियाज पर से। उसके लिए आपको जाके, अब देखें, मैं आपके जो स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं उनको देखूं, उनको इनकरेज करूंगा कि वो जाके देखें नेथन डन का काम। उसने सेगमेंटरी लिनिएज के ऊपर काम किया है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का आइडिया। वो कल्चर और इंस्टीट्यूशंस इन अफ्रीका पे काम कर रहा है। तो ये जो बहुत सारे फैसिनेटिंग नए आइडियाज हैं वो आपको लोकल कॉन्टेक्स्ट से मिलते हैं। जिस तरह आपने स्लज का काम किया, तो जो स्लज पे काम करने वाला बंदा था वो खुद भी मुतासिर हुआ, क्योंकि आप लोकल कॉन्टेक्स्ट से वो चीजें उठा के आपने उसको दिखाया। सो व्हाट आई वुड से इज कि इकोनॉमिक्स का जो हमारे यहाँ बहरान है वो कनेक्टेड है एक आलमी ट्रेंड के साथ, और खास तरह के डेटा सेट्स के साथ। और मेरे ख्याल में उसको आपको बेहतर डेटा अपने स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा, लोकल कॉन्टेक्स्ट के करीब लेके जाना पड़ेगा, और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च मेथड्स को इनकरेज करना पर पड़ेगा। देखिए, डेटा का जो है ना, डेटा बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स डेटा इज इकोनोमेट्रिक्स। जैसे मैंने कहा, व्हाई इज डेटा नॉट looking at this downtown property that is now, जहां के बिल्डिंग्स बननी चाहिए थी वहां ब्यूरोक्रेट्स रह रहे हैं, जजेस रह रहे हैं। इज दैट नॉट डेटा, या डू वी नीड फर्दर डेटा फॉर दैट? ठीक है, जैसे आपने शुगर इंडस्ट्री का कहा, शुगर इंडस्ट्री का कहा, शुगर इंडस्ट्री का डेटा हमारे पास है, सब है, अवेलेबल है। ठीक है, अब माना कि आप सर्वे बहुत कुछ कर सकते हैं इकोनोमेट्रिकली शो करने के लिए, व्हाट इज इट फर्दर दैट यू विल गेट? तो बहुत मसला है इस पे। डेटा क्या होता है, हम बहुत डेटा के मोहताज हो चुके हैं। मैंने कहा ना, हायक डिडंट नीड एनी डेटा टू चेंज इकोनॉमिक्स, मिल डिडंट नीड डेटा टू चेंज इकोनॉमिक्स। तो हमें क्या डेटा के ऊपर इतनी मोहताजी करनी चाहिए, या जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है? जैसे मैं जाता हूँ, अगर सरगोदा में जाऊं तो आई नो वेरी वेल, आई कैन चेक आउट कि सरगोदा में क्या मार्केट वैल्यू है, क्या चीजों की वैल्यू है, क्या खेत है, क्या नहीं। आई कैन राइट अबाउट इट फ्रॉम माई लोकल एक्सपीरियंस। मुझे याद है, जो मैंने पहला पेपर इकोनॉमिक्स किया था, कैपिटल फ्लाइट, और मेरी बड़ी बहस हुई थी मूसा वारा सबसे कि यार कैपिटल फ्लाइट, वो कहते वो मानते ही नहीं थे कोई चीज है। अब वो माशाल्लाह इट्स बिकम वेरी वाइब्रेंट। ठीक है, बल्कि मुझे आइकन ग्रीन ने एक दफा कहा, भाई तुम करके भूल क्यों गए, इसको दोबारा मिल्क करना था। मैंने नहीं किया, गलती हो गई मेरे से। द पॉइंट इज के डैम इट,
कुछ चीजें आपकी ऑब्जर्वेशन भी जरूरी होती है और उस पर आप करें। दुनिया में बड़े बड़े अच्छे पेपर, एकरलॉफ के पास कितना डेटा था जो उसने इतना अच्छा पेपर लिख दिया, मार्केट फॉर लेमन्स, ठीक है। सिगरेट्स के पास कितना पेपर था जो उसने एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन पे लिखा। तो आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली हम अपने आप को बहुत मोहताज कर लेते हैं बाय जस्ट थिंकिंग ऑफ डेटा। वुड यू एग्री? मैं आपसे एग्री करता हूँ नदीम साहब। देखें, ये एक जो आपने क्रिटिक दिया ना, ये मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स की भी क्रिटिक है कि जो आपके आसपास चीजें हैं उससे नजर उठा के वो आप कहते हैं कि आपने स्क्रीन पे बैठ के सिर्फ एक रेगुलेशन रन करनी है। जो बड़े बड़े आइडियाज हैं, मैं ऑक्सफोर्ड में भी लोगों को बताता हूँ, इस वक्त स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास जिनको पाइथन आती है, जिनको जीआईएस आता है, डेटा, लेकिन उनके पास सवाल नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है उनके पास। तो असल चीज सवाल। हाँ, अब आप देखिए ये जो क्रिस्टोफर ब्लिस और अर्नेस्ट टर्नर की जो किताब थी एक, वो द इकोनॉमी ऑफ पालनपुर, इंडिया के ऊपर। तो अब वो किताब ने एक पूरी जो यानी एक स्ट्रीम ऑफ एकेडमिक पेपर्स जनरेट किए जो जोसेफ स्टिग्लिट्स और बाकी लोगों ने भी, जो मार्केट इम्परफेक्शंस के ऊपर लिखे, और मार्केट्स कैसे बिल्ड होती हैं, ये लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसको। अब उसमें अगेन मैं कसूर नहीं मानूंगा स्टूडेंट्स का या प्रोफेसर्स का, क्योंकि वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपने खास तरह के जर्नल्स में प्रोड्यूस करना है, खास तरह की चीजें होना तो ये चाहिए था। अच्छा चले, बहुत देर होगी, मैं अगर मैं आपको एक एक ये और बात टॉपिक क्विकली श्योर क्विकली श्योर। अगर कर दूं, शायद आपको पसंद आए, आपके सुनने वालों को भी, कि आपकी 260 यूनिवर्सिटियां हैं। उसूलन ये होना चाहिए था कि कोई तौसा शरीफ में यूनिवर्सिटी है, कोई सिंध में है, कोई दादू में है, कोई सरगोदा में है, तो वहां के प्रोफेसर, वहां के स्टूडेंट्स लोकल कॉन्टेक्स्ट से लेके स्टडीज लेके आए जो नेशनल धारे में कंट्रीब्यूट करें, लोकल कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करें, राइट। वो आपको एचईसी को और उसको ऐसा निजाम बनाना पड़ेगा कि जो मेथड्स को जरूर रिकग्नाइज करे, लोगों को रिगरस मेथड सिखाए, लेकिन उनको इंसेंटिवाइज करे कि वो लोकल कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करके एक अच्छे जर्नल्स में, और भी जर्नल्स हैं, यू डोंट हैव टू जस्ट पब्लिश इन एईआर। अदर एईआर में तो हमारे वैसे भी नहीं छप रहे, क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स में तो वैसे भी नहीं छप रहे। उससे बेहतर है कि आप वर्ल्ड डेवलपमेंट में जर्नल ऑफ डेवलपमेंट ये तो स्टडी ठीक कह रहे हैं। अच्छा, उसको ये आपकी बात मैं मान एक्टिव। गया, बिल्कुल मान गया। मुझे दो बातें मैं आपसे आपसे करना, जो टाइम बहुत हो गया, दो बातें जी और करना चाहता हूँ। आई थिंक विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड समबडी लाइक यू शुड कमेंट ऑन देम। बल्कि प्लीज मुझे और पाकिस्तानी को बताएं जो बाहर अच्छा काम कर रहा है, मैं उनको करूंगा ये। एक तो आपका व्यू लेना तो आरसीटीज पे, क्या आरसीटी हमें हेल्प कर रही है या आरसीटी हमें मिसलीड कर रही है? देखिए, मैं अब ब्लैक एंड व्हाइट में बात नहीं करता, मैं इससे करता हूँ कि मैं चूंकि ठीक है। खुद मैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हूँ। पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट की क्रिटिक है, आरसीटीज की दो तीन क्रिटिक्स हैं। एक तो ये है कि आप ये तो कर लेते हैं कि मसलन लेट से टैक्स टैक्स मैन को इंसेंटिव्स दें तो क्या ऑपरेट करेंगे, या अगर स्कूल में आप इस तरह की चीज करें तो कैसे काम करेगी। ये जो चीजें हैं, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसको उस तरीके से एड्रेस नहीं करती। एक तो ये मेरी क्रिटिक है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को समझने में, यानी इट्स मोर लाइक ए प्रॉब्लम कि आपने जाना है, आप ये तरह की इंटरवेंशन करें तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये तरह की इंटरवेंशन करें तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो उसमें जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्वेश्चंस थोड़े से पीछे रह जाते हैं। दूसरी जो बड़ी इशू है वो ये किसकी स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में आरसीटी की कितना वो स्केलेबल है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ये एक इशू बनता है। लेकिन अगेन इफ देयर आर मेनी मेनी आरसीटीज तो वो आपको एक व्यू उसकी तरफ देता है। तीसरी चीज ये है कि आरसीटीज चूंकि बहुत ज्यादा, जिस तरह मैंने कहा, पैसा लेती है, जितना पैसा आरसीटीज में जाता है वो फिर पैसा आप, अनलेस कि आप कनेक्टेड है किसी बड़ी टॉप स्कूल में है जहां पे आपको एक्सेस है एफसीडीओ के पैसों से, यूएसएड, गेट्स फाउंडेशन, जे पॉल पॉवर्टी एक्शन लैब, अगर इनकी उसके नेटवर्क के अंदर है तो फिर तो ठीक है। लेकिन आम बंदे के लिए आरसीटी के लिए एक्सेस करना खासा मुश्किल काम है। हैविंग सेड दैट, आरसीटीज का एक बड़ा जो फायदा है वो ये है कि जो बिहेवियरल फाउंडेशंस है इकोनॉमिक्स की, उसको उसने क्वेश्चन किया है। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं। अक्सर इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है कि जो ह्यूमन बींग्स जो है वो सेल्फिश हैं, वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हैं, वो वो नॉन ऑल्ट्रुइस्टिक है। तो बहुत सारी आरसीटीज ने हमें बताया कि नहीं, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स आर कोऑपरेटिव स्पीशीज, दे कैन बी कंपेटिटिव बट दे आर कोऑपरेटिव स्पीशीज, दे आल्सो केयर फॉर ऑल्ट्रुइस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड दे आर प्रो सोशल एनिमल्स, दे आर नॉट जस्ट एंटी सोशल। तो बहुत सारी जगहों पे आरसीटीज ने बिहेवियरल फाउंडेशंस के ऊपर बड़ी जबरदस्त हमें दी है। फिर एक और आपको मैं आरसीटी की एग्जांपल देता हूं जहां पे वो बहुत अच्छी रही है, कि आप कहते हैं जी इस्लामिक फाइनेंस अच्छा है। अब इस्लामिक फाइनेंस क्यों अच्छी है, कि जी ये रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो दे परफॉर्म बेटर।
लेकिन यू हैव नो वे of understanding कि who will take up these risk sharing instruments, what are their properties, under what conditions they are going to perform better. तो it's an experimental problem. तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने, मेरे अपना कॉलीग है मोहम्मद मक्की और बाकी लोग हैं लम्स के, उन्होंने इसमें किया बड़ी अच्छी कि भाई आप लोगों को एक एसेट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट देते हैं डेट का वर्सेस डेट ओनली कॉन्ट्रैक्ट है, किस कंडीशंस में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेहतर काम करता है, उसके लिए आरसीटीज बहुत अच्छी है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आरसीटीज सारी यानी वो गलत अप्रोच है, ऐसी बात नहीं है, उसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो एक नया ट्रेंड आया है कि अगर आरसीटी नहीं है तो इकोनॉमिक्स की स्टडी ही नहीं है, तो वो उसमें एक प्रॉब्लम है। वो एक तरह की जब जब भी मेथड की मोनोपोली बन जाए तो समझे फिर वहां एक प्रॉब्लम का आगाज होता ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। देखिए मेरा आरसीटी जो इख्तिलाफ है वो ये है कि आपने एक आरसीटी की, वो एक कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो एक बंदे ने उसने मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि एक जज था जिसने स्टडी की जजमेंट्स पे। उसने देखा कि यार जज की तबीयत खराब है या बीवी से लड़ाई हुई, जजमेंट एक तरह आती है। जज रात को पार्टी करके खुश है, जजमेंट एक तरह की आती है। तो आरसीटी का भी यही मसला है। जैसे हम सर्वे करते हैं, बहुत सर्वे हमने किए हैं, सर्वे जब हम करते हैं तो हम देखते हैं जो आंसर्स हैं वो बड़े डिपेंडेंट होते हैं ऑन 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 रिकॉल। ठीक है, इसी तरह आरसीटी भी एक किस्म की चीज है जो डिटन का यही था कि वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। फिर वो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना बड़ा मुश्किल है। और थर्ड थिंग, इट्स ऑलमोस्ट थियरी इंडिपेंडेंट, कि आपने एक हाइपोथेसिस बना लिया विदाउट एनी रिगार्ड टू थियरी तो गड़बड़ हो जाती है। पर यू आर राइट कि उसके यूज वैल्यूज हैं एंड इट शुड बी लिमिटेड एंड नॉट बिकम द होल ऑफ इकोनॉमिक्स। पर इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जहां से, because in all these questions I want a longer debate if possible, because these require longer debates. And बल्कि next time I think I'll ask you कि एक साथ एक दो बंदे और साथ ले हैं, we should have a longer debate on this. है। Absolutely. Development economics, is it subject to the Edward Said critique? Are we doing, or yeah, Bill Easterly's critique? Are we just carrying the white man's burden? Is the white man just taking over our thought process, or should we be? क्योंकि जब मैं देखता हूँ, for example, बड़े databases, and I've looked at it too. When you look at the publications in development economics, most of them are white publications. जो एक आधा बंदा बाहर से आता है, वो आपके जैसा बंदा जो ऑक्सफोर्ड में बैठा हुआ वो कर लेता है। हमारी तरफ से तो पब्लिकेशन आती नहीं। फिर आप लोग बना लेते थिंग्स लाइक इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर। अब इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर 15 साल से बैठा, उसने क्या किया अभी तक? कुछ वैल्यू एडेड है, पर उन्होंने 150 मिलियन पाउंड खर्च लिए, जिसमें से 100 मिलियन पाउंड जो आपके प्रोफेसर उन्होंने रख लिए। तो ये क्या चक्कर है? इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स समथिंग वी शुड टेक सीरियसली, और इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जस्ट अ व्हाइट मैन्स गेम? देखें, मैं तो ये कहूंगा कि एक चीज होती है, मैं एक बड़े मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट में हूँ, यहाँ पे लोग अक्सर बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज की। तो जो नॉलेज प्रोडक्शन है उसके पीछे भी एक गहरी सियासत है, खास सही, तौर पे जब अमीर ममालिक सेटअप करते हैं ये पूरे प्रोग्राम्स, बड़े तो उसके पीछे एक गहरी सियासत होती है कि कौन कैसे सोचेगा। कौन कैसे सोचेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज हाउ यू कंट्रोल द इकोनॉमी गुड एंड पॉइंट, हाउ पीपल थिंक, कॉग्निटिव कंट्रोल है। तो बिल्कुल। अब उसमें ये जितने इदारे हैं, आप देखेंगे कि अब एड बजट्स कट डाउन हो रहे हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग कि जो एड बजट कट डाउन हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो डिफेंस में जा रहा है। तो ये जो वेस्ट में दो उनके जो डिफेंस स्पेंडिंग और एड स्पेंडिंग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते रहे। इराक में आप देखें, आप अफगानिस्तान में खास तौर पे जो जो जंग के लिए एक तरफ एयरप्लेन्स आते थे, साथ साथ इंटरनेशनल एड और उसके एड एजेंसीज के प्रोग्राम्स आते थे। तो एड की क्रिटिक कई लोगों ने लिखी है, और इसमें डेफिनेटली ये है कि जो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं और नेटवर्क्स हैं, ये बना के फिर यू सेट अप ए न्यू गेम कि जो इन नेटवर्क्स का हिस्सा है वो तरक्की कर सकता है, जो इन नेटवर्क्स में नहीं है उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके लोकल नेटवर्क्स हों जो उनके मुकाबले में आए। अब ये इकोनॉमिक्स में क्रिटिक ज़रूर हो रही है। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एक क्रिटिक हुई कि जी ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर जर्नल है, लेकिन ज़्यादातर जो एडवाइजरी बोर्ड है वो पूरा का पूरा अमीर मुल्कों के अंदर जो स्कॉलर्स हैं उन पे मुश्तमिल है। तो ये जो पुश बैक आया उसके बाद उन्होंने थोड़े बहुत इंक्रीज किया रिप्रेजेंटेशन डेवलपिंग कंट्रीज से, और आज भी लोगों ने इसके ऊपर बाय द वे आरसीटीज की अब बात कर रहे हैं। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किया किसी ने कि अगर कोई आप पेपर सबमिट कर रहे हैं और आपके नीचे आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड या कैम्ब्रिज, तो
तो आपकी कितना चांस है कि आपका टेस्ट रिजेक्ट होगा कंपेयर टू एन इकोनॉमिस्ट जो सरगोदा यूनिवर्सिटी से कर रहा हो या किसी और डेवलपिंग कंट्री से। तो उन्होंने उसको रैंडमाइज करके और देखा और कहा कि यू आर लाइकली टू हैव फार मोर टेस्ट रिजेक्शंस इफ यू आर फ्रॉम ए नो नेम यूनिवर्सिटी। तो ये एक क्रिटिक तो है। उसमें फिर जरूरत ये है कि आप, जिसको इकबाल भी कहता है कि करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद, मेरी निगाह में नहीं, मेरी निगाह नहीं सूए कूफा व बगदाद, इस तरह कुछ उनका था। आई मे नॉट हैव एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। तो अब ये कि आपकी अपनी यूनिवर्सिटीज, आपकी अपने जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे उसको काउंटर कर सकते हैं, उसके लिए एक इंटेलेक्चुअल शऊर की जरूरत है। जरूरत है कि नॉलेज जो है वो एक फैले। और हमारे यहाँ जो खास तौर पे ये कि कोई शख्स अगर अंग्रेजी नहीं बोल सकता या कोई एक बेचारा अच्छी इकोनोमेट्रिक्स रन नहीं कर सकता तो, और डोनर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो उसको आप हमेशा से पीछे कर देते हैं। ये जो चीज़ है कि एक आम बंदे को जब आप एम्पावर करेंगे और डेमोक्रेटाइज होगा डिस्कोर्स इंटेलेक्चुअल, तो उसमें बेशुमार काम अच्छा हो सकता है। मैं अब ऑक्सफोर्ड में 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैं जो पेपर दो तीन प्रेजेंट किए पाइड में, वहां पे मुझे वही क्वालिटी लगी स्टूडेंट्स की जो उन्होंने सवाल किए अपने कॉन्टेक्स्ट से किए। कोई फाटा से था, कोई सिंध से था, कोई केपी से था। उन बच्चों ने जो सवाल किए उर्दू में, अंग्रेजी में, दे वर नो लेस देन द क्वेश्चंस दैट यू बट देखिए, एक तो मसला है ना, जब फंडिंग जो जा रही है, फॉर एग्जांपल देखिए वर्ल्ड बैंक की जो यूएनडीपी की, अब इन लोगों की जो कंसल्टेंट्स हैं वो सारे आते हैं नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी से। वो कोई नहीं आता, यहां से लेते ही कोई नहीं, ठीक है। और अगर आप उन नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी से नहीं आ रहे, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को मैंने देखा फॉर एग्जांपल, उनके पिछले 10 इश्यूज निकाल के उनमें जितने कंसल्टेंट्स थे वो सारे वहां के लोग थे, यहाँ के लोग नहीं थे। उसमें मैं डाल रहा हूँ आपके जैसे लोग जो बाहर बैठे हुए, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर है, मैंने कहा $150 मिलियन ले बैठे हैं वो। आपके प्रोफेसर, मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ निकालने की कि कितने मिलियनर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स प्रोफेसर बैठे हुए हैं। There are, I've calculated there are quite a few professors who've got $40-50 million now through development work. ठीक है। और फिर आरसीटीज आ जाते हैं। आरसीटीज आप कहते हैं, each आरसीटी takes $2 or $3 million to conduct. ठीक है। यू कैन डू एन आरसीटी ऑन $5,000। ठीक है। तो अब ये जो एक तमाशा बन गया है, और फिर जब उनकी ऑब्वियसली उनके पास वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलती है, उनके पास बड़े पैसे हैं पब्लिश करने के लिए, उनकी एक पब्लिकेशन ही होती है मेरा ख्याल $1 मिलियन की। हमारे पास तो पूरे पाइड के पास बजट ही $1 मिलियन था। तो आप कंपीट कैसे करें? अफ्रीका में जो थिंक टैंक्स, वो बेचारे कंपीट कैसे करें? सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो हमारी इकोनॉमीज, हमारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको हमने इतना सबसर्वेंट कर दिया। वो सोचते जैसे हमारा एहसन इकबाल जो हमारा माशाल्लाह प्लानिंग मिनिस्टर है, वो तो आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके कैम्ब्रिज में बैठ गया कि जी उड़ान पाकिस्तान में यहाँ करूंगा, पाकिस्तान में नहीं करूंगा। हमारी किसी यूनिवर्सिटी में जाता, वहां जाके बैठ गया। अब खैर उसने जाना शुरू कर दिया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया उसे। बट द पॉइंट इज कि ये जो इंटेलेक्चुअल स्लेवरी हमारी है, जैसे मैंने कहा स्टेफन डर्कन आ गया तो बस माशाल्लाह वाह वाह हो गई, वो मैकेंजीज का बंदा आ गया तो वाह वाह हो गई, और जितने कंसल्टेंट आ गए वाह। तो हमारी एक इंटेलेक्चुअल स्लेवरी भी है ना, जो बिली स्टिल कहता है व्हाइट मैन्स बर्डन और टिरानी ऑफ एक्सपर्ट्स। तो इसके बारे में छोटा सा कमेंट दें जल्दी से। देखिए ये तो है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे वो उसी कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम का शाखसा रहा है कि जिसमें अगर कोई ऑक्सफोर्ड से बंदा आके बात करेगा तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होगी, और जो लोकल लिख रहा है, लोकल लिटरेचर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और नॉलेज सिस्टम में मैं आपको ये बताऊंगा कि मसलन मैंने अरब दुनिया के बारे में पढ़ता हूँ, तो मैंने अब्दुल रहमान अल कवाकबी का काम देखा, जो एक ऑटोमन जमाने में पावर की क्रिटिक कर रहा था, नेचर ऑफ टिरनी और ऑपरेशन के ऊपर वो लिखा। तो मैंने बड़ी खुशी खुशी मैं गया वापस, और उसकी इंग्लिश में किताब छपी थी, मैंने अपने वालिद को दी कि भाई ये किताब छपी है इंग्लिश में और ये आपने पता नहीं पढ़ी होगी कि नहीं। उनका हाँ, मैंने अब्दुल रहमान अल कवाकबी को पढ़ा, और वो फला फला उन्होंने उसका जिक्र किया। मैंने कहा आपने कहाँ पढ़ा? तो कहने लगे ये तो वो हसन अस्करी और वो बहुत सारे लोग उर्दू अदब में और उर्दू लिटरेचर में पूरी डिबेट है, लोग उसको एंगेज करते रहे। तो एक जमाना था कि जो ईस्ट था उसके नॉलेज सिस्टम्स एक दूसरे के साथ पैवस्त थे। यहाँ के जो स्कॉलर्स जाके हिजाज में भी बैठते थे, दमिश्क में बैठते थे, एक दूसरे की चीज़ों से एक तसाबे फैज करते थे। अब इसी में मैं आपको एक आखिरी मिसाल और उस पर क्लोज करूंगा कि यहाँ पे एक जॉर्ज जॉफी था, बहुत बड़ा एक्सपर्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, जो मालिक बिन नबी पे काम करता था। अच्छा, अब मालिक बिन नबी अल्जीरिया का बहुत बड़ा इकबाल की तरह थिंकर है। तो उसने ऑक्सफोर्ड में प्रेजेंट किया, और मैंने उससे पूछा कि भाई आप ये इसकी कोई अंग्रेजी में भी किताब है? उनका नहीं नहीं नहीं, ये सब फ्रेंच में है। और वो किया,
तो मैंने अपने वालिद से बात की, तो उनका नहीं, अंग्रेजी में उसकी एक ट्रांसलेशन है। मैंने जॉर्ज जॉफी को बताया, उसने कहा ये हो नहीं सकता, मैं तो कहीं पे भी नहीं। तो मैंने वालिद को कहा कि उस वक्त मुक्तदर कौमी जुबान के हेड थे कि भाई आप वो मुझे भेज दीजिए उसकी। तो उन्होंने वो कॉपी भिजवाई और मैंने उसको जॉर्ज जॉफी के हाथ में रखी, एंड ही वाज स्टन। वो जो किताब थी मालिक बिन नबी पे, वो ट्रांसलेट की हुई थी फ्रेंच से, एक खातून थी इस्लामाबाद में जो फ्रेंच जानती थी, फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेटेड थी। और वो इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक कल्चर ने यहां से पाकिस्तान से शाया की। कोई साहब था किसी जमाने में इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक कल्चर का हेड, कि जिसके जेहन में ये विजन थी कि वो मालिक बिन नबी की जो किताब है वो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो, हमारे लोग भी पढ़े, उर्दू में भी हो। वो नॉलेज जॉर्ज जॉफी को नहीं पता थी। तो अब आपको वो नॉलेज सिस्टम प्रोड्यूस करना है कि जो अपनी इंडिपेंडेंट थॉट को प्रोड्यूस करे। और जिस तरह नेशनल बुक फाउंडेशन भी बनी भुट्टो साहब के जमाने में, उसका क्या वजह थी? नेशनल बुक फाउंडेशन की वजह ये थी कि जो जो किताबें अंग्रेजी में छपती हैं बाहर और हमारे लोग एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत महंगी हैं, खासतौर पर टेक्स्ट बुक्स, वो उनसे राइट्स लेके यहाँ पे लोकल पब्लिश की जाए। अब वो दायरा ये हो गया कि जो कुछ कोई ब्यूरोक्रेट या कोई इंटेलेक्चुअल जिसको कोई पेट्रोनेज देनी है, उसका आप उसको हेड बना दें। तो आपको इसके लिए एक नई सोच चाहिए, जो आपकी जो तहरीक जिसकी तरफ आप इशारा दे रहे हैं, और जो आपकी इस पे एंगस्ट है, जो परेशानी है, उसका जो सद्देबाब है वो यही है कि आप वापस जाएं और अपना नॉलेज सिस्टम प्रोड्यूस करें जहां से आप आए। और आई विल अश्योर यू कि जितना आपका कॉन्टेक्स्ट स्ट्रांग होगा, बाहर वाले भी आपकी वो करेंगे, इज्जत करेंगे। अब जब मैंने श्राइन्स पे काम किया, तो वो आम पाकिस्तानी के लिए वो आम काम है, उन सबको पता है श्राइन्स का क्या रोल है। लेकिन जब मैं हार्वर्ड में या ऑक्सफोर्ड में प्रेजेंट करता हूँ, तो वो मुतासिर होते हैं कि उसके पीछे एक डीप कॉन्टेक्स्ट है। तो मैं अपने बिल्कुल। रिसर्चर्स को ये कहूंगा कि आप जितना ज्यादा अपने कॉन्टेक्स्ट की डेप्थ को बाहर लेके जाएंगे, वो भी आपकी उतनी ज्यादा इज्जत करें। Adil sir, a pleasure always talking to you. But I thought the conversation was important. बल्कि next time I'll bother you कि इन चीज़ों में डिटेल में जाए और आपके जितने colleagues हैं उनको भी साथ मिलाएं. Because I think it's a very important concept. आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, I agree, and this is my whole purpose कि ये सिस्टम अगर हम बना सकें जहाँ हम अपने लोगों को कनेक्ट कर सकें बाहर के लोगों के साथ, इन अ डिस्कोर्स, इन अ डिबेट, जहाँ हम भी अपने सवाल उठा सकें बिला धड़क, ये नहीं कि हम डर के सवाल उठाएं, और बात करें, डिबेट करें और देखें क्या होता है. तो थैंक यू वेरी मच, यू बीन वेरी काइंड. बहुत ऑल द शुक्रिया। बेस्ट. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज.